चलिए, तो मोल फ्रैक्शन के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉर्मैलिटी। मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी मोलैलिटी दोनों हो गए। तो नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी कैपिटल एन सिंबल होता था, कैपिटल एन। कुछ ज़रूरी बातें इसके अंदर हमको लिखनी आवश्यक है। जैसे पहला तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है। डेफिनेशन कैसे करेंगे इसकी? तो डेफिनेशन इसकी होती है प्रेजेंस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, presence of gram equivalent of solute in 1 liter of aqueous solution। 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको। उसे हम कहते हैं उसकी नॉर्मैलिटी। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल एन है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सिंबल इज कैपिटल एन। आप देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला, क्या होता है। फॉर्मूला जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही होगा, तो अपन इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला की अगर बात करें तो कैपिटल एन शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी होना चाहिए लीटर के अंदर, इंटू 100 वगैरह कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब इसको अगर नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं GMEQ अपॉन V लीटर के अंदर, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला यही है, लेकिन चूंकि लोगों को नहीं पता कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग भी। तो इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन वेट, और वेट ग्राम में होना चाहिए, अपॉन गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वो भी ग्राम में होना चाहिए। तो इसमें इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? वही बताऊंगा थोड़ी देर में। तो पहले हम बात करें कि नॉर्मैलिटी वाले फॉर्मूले में ग्राम इक्विवेलेंट आया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको वेट दिया जाएगा, उस वेट का उस सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट के साथ क्या लो, रेशियो ले लो, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने। तो अपन पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, कि ग्राम में कैसे निकालेंगे। तो जब आप इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज मोलिकुलर वेट, ये भी ग्राम में होना चाहिए, अपॉन एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ये अपॉन ये क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बुद्धिजीवी, इनको एन फैक्टर नहीं पता, ठीक है। बहुत लोगों को जानता हूं मैं, इनको एन फैक्टर नहीं पता, ठीक है। तो एन फैक्टर अपन जो निकालते हैं वो तीनों का निकालते हैं। तीनों बोले तो तीनों कौन कौन? एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो एसिड हमारे पास है वो कितने H+ दे रहा है, कितने वो H+ लिबरेट कर रहा है, ठीक है ना। हाउ मेनी H+ दैट एसिड इज लिबरेटिंग, राइट। बेस के अंदर ये काम उल्टा कर दो कि कितने OH- लिबरेट कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, जितने भी कर रहा है। और सॉल्ट्स में क्या देखना है आपको? सॉल्ट्स में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, मतलब हाउ मच या फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन एक्सचेंज्ड। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, तो देखो NaCl कैसे बना होगा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने ले लिया, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, है कि नहीं आया? तो सॉल्ट में आपको ये चीज देखनी होती है। तो इस तरह से इन तीनों फॉर्मूले को मिला के हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया नॉर्मैलिटी का, ठीक है ना। अब बस साथ में क्या ले लिया अपन ने, वॉल्यूम ले लिया। बात समझ में आई? तो इसको आप पूरा नोट करें, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आपसे क्या पूछ रहा है कि नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर दो। हाँ, इसमें हमने एक चीज नहीं लिखी जो आपको लिखना है, वो है इसकी यूनिट। हमेशा हम लोग यूनिट लिखते हैं, इसको भी मेंशन कर ही लो। इसकी यूनिट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि जीएम पर लीटर, नॉट जीएम, सॉरी, जीएम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको आप लोग ऐसे ही मेंशन कर सकते हो, दैट इज जीएम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या फिर इसको आप कैपिटल एन भी लिख सकते हो। हाँ, तो आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। सीधे सीधे बोल दिया आपको कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 30 ग्राम, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने 500 ml के अंदर पानी के अंदर या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है कि भाई पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो अपने लिखते हैं वो यही लिखते हैं। तो हमको पहले ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। भाई वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 500 ml आ गया। अब चूंकि हमको यहाँ पे लीटर पे लेना है तो उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 500/1000 लीटर हो जाएगा ये, है ना। ml को लीटर में से कन्वर्ट करते हैं। अब पहले अपन को चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए हमको वेट, तो वेट दे रखा है 30 ग्राम, लेकिन हमारे पास इक्विवेलेंट वेट नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं इसका कितना होता है, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट? क्योंकि W हमारे पास गिवन है, दैट इज 30 ग्राम, और MW कितना हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, दैट इज 40 + 12 + 3 × 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 ग्राम। ठीक है, बट वी डोंट हैव द एन फैक्टर, तो हमको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर निकालने के लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि जो कंपाउंड गिवन है उन तीनों में से क्या है। तो क्या है जो कंपाउंड वो गिवन है, वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग? सॉल्ट में रख सकते हैं। और सॉल्ट के लिए हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, है ना। तो जब आप CaCO3 को डिसोसिएट करोगे तो किस में करोगे? Ca2+ और साथ में CO3 2-, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 2 है ना। भाई कैल्शियम जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसके ऊपर 2+ चार्ज नहीं आएगा, यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। तो सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी हम शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले निकालते हैं हम लोग, उल्टा चलते हैं। एन फैक्टर आ गया हमारे पास, तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालता हूँ ग्राम के अंदर तो क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है 2, कहाँ से कितना आ गया 50, यानी कि 50 ग्राम। ठीक है, तीसरा इसमें आपको सीधा चलना है ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो वेट कितना है, दैट इज 30 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट यानी 50 ग्राम। तो 30/50 कितना होता है, दैट इज 0.6, 0.6 ये आ गया। तो अब चौथा काम करेंगे, लास्ट वाला दैट इज नॉर्मेलिटी निकालो आप। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 500 × 1000। ठीक है, इसको भी हटा दो यहाँ से तो नीचे टर्म आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से कट गया ये 3 बार, ये 5 बार। ठीक है, 3/5 वापस से 0.6 होता है अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ से हटाया, एक और 0 लगा के नीचे, तो 6 × 6, 6 8 से 48, पॉइंट लगा के 2 बचे ना, 0, 6 2 नहीं 12, 6 के 18, 8.3, 1/8.3 यानी कि 10/83। ये तो बड़ा ही होता जा रहा है, इसको अपन इस तरह से नहीं करते, अब तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, ये क्या मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हमें टाइम सेव करना, टाइम बढ़ाना थोड़ी है। क्या कहना तुम्हारे इस बारे में? है ना, तो इसको अपन थोड़ा छोटा करते हैं, दैट इज 0.6 अपॉन आगे वॉल्यूम किया। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होता है? 0.5। पक्का ना? तो 5 0.5, ठीक है, तो 0.5 आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, मतलब 6/5। ठीक है ना, तो 6/5 हो जाएगा 0 पॉइंट क्यों आएगा 1.2, ये आ गया ना n। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें।
तो पहले तो इनका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जनरली पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीपी का? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। तो मिलियन और बिलियन में क्या अंतर है? व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन, व्हाट डू यू मीन बाय बिलियन? मिलियन में 10 to the power 6 होती है। 10 to the power 6 होती है, मतलब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 to the power 6। हाँ। और बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 8। 10 to the power 9, यानी कि 1 करोड़, राइट। तो मतलब 10 लाख अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उसमें एक पार्ट कितना होगा, है ना? तो 10 लाख के अंदर आप एक पार्ट ढूंढ रहे हो, इसमें 1 करोड़ में आप एक पार्ट ढूंढ रहे हो। बात समझ आ रही है? तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ प्रकार से बन जाती है। डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट लगता है हम लोगों को। अपन सीधे चलेंगे फॉर्मूले पे। पीपीएम इज इक्वल्स टू, पीपीएम इज इक्वल्स टू होता है पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स of all components into 10 to the power 6, ठीक है। और पीपीबी के अंदर भी सेम फॉर्मूला रहता है, ज़्यादा इसमें वो नहीं, बस यहाँ पे चेंज कर देना। दैट इज पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट। सर बिलियन 1 करोड़ थोड़ा होता है। कितना होता है? 1 10 करोड़। हाँ। हाँ तो एक ही बात है, मतलब एक ही बात क्या, मतलब एक जीरो का ऊपर नीचे। ऐसे में गलती करूँ मुझे करेक्शन कर दिया करो, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। कंपोनेंट्स, ऐसे ही लोग चाहिए भारत को। चलो, तो जो भी है 10 लाख 10 करोड़ देख लेना उसको। तो ये होता है फॉर्मूला, ये अपन न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज़ करते हैं, बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बट कर लेते हैं कभी कभी मन में हुआ तो ये आपके कंसंट्रेशन मेथड्स हैं। अब एक बार पीछे देख लो कि इसके अलावा कोई और था क्या? नहीं था। यही था ना, ठीक है। चलो फिर next heading, very important, Henry's law। Henry's law हेनरी ने क्या कहा था उससे मतलब, तो हेनरी ने बहुत ही अच्छा से स्टेटमेंट दिया था एक। उन्होंने कहा था, लिखिएगा मेरे साथ ही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature solubility of gas is always directly proportional to the high pressure, to the pressure high to the pressure at constant मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए, बस ये बात है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और अगर आप किसी गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहते हो तो वो हमेशा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बोलते हैं हेनरी भैया। तो हेनरी जी जब ये बोलते हैं तो फिर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देते ही होंगे, उनके बिना गुजारा है नहीं। तो वे से कहते हैं कि P जो होता है, P बोले तो प्रेशर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? काई के। तो काई किसकी बात करता है? मोल्स ऑफ गैस की। मोल फ्रैक्शन तो होगा तो फ्रैक्शन लेते हैं, बाकी बात तो मोल की कर रहे हैं ना, मोल का फ्रैक्शन ले लो तो मोल्स की बात करता है, मतलब कितना आपने गैस डिसॉल्व किया। क्योंकि एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर हमारे पास गैस है ना, तो हर गैस का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है? प्रेशर होता है। मतलब अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं?
ईच गैस हैज सम प्रेशर, किसी का कम होता है, किसी का कम ज़्यादा होता है। और इंडिविजुअल गैस है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस हैं, 50 है, 60 है, 1000 है, कितनी है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुल मिला के आइडिया लगाओ 50, ठीक है ना, वेरी गुड। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 11 प्रकार की गैसेस होती हैं, ठीक है ना। तो वो 11 गैसेस का सबका प्रेशर सेम नहीं है, अपना अलग अलग प्रेशर होता है। तो हर 11 तरह की गैसेस का 11 तरह का प्रेशर है। और किसी गैस का जो प्रेशर, किसी गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, इंडिविजुअल गैस का इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन कहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो जैसे हम जब गुब्बारा फुलाते हैं बर्थडे पे, किसी के या खुद के बर्थडे पे फुला लिया, तो अपन हवा भरते हैं उसके अंदर। जैसे मान लो पंप नहीं है हवा भरने वाला, तो हमारे पास नेचुरल पंप है, मुंह, उससे अपन भरते हैं। तो जब अपन हवा भरते हैं तो हम गुब्बारे को फुला रहे हैं, या जो अपन गैस में डाल रहे हैं वो गुब्बारे को फुला रही है, जो हम गैस डाल रहे हैं ना। जनरली अपन CO2 निकालते हैं। तो जब गुब्बारा फूलता है इस तरह से, तो एक्चुअल में जो हम यहाँ से हवा ब्लो कर रहे हैं, तो CO2 गैस हम लोग ब्लो कर रहे हैं जनरली। हालांकि बहुत सारी गैसेस होती है, लेकिन अपन मेजॉरिटी CO2 को मान के चल रहे हैं। तो CO2 के पार्टिकल इसके वॉल पे जाके स्टिक हो जाते हैं और इसको ऐसे धक्का देते हैं कि चलो बाहर चलो, फिर ये फूलता है। अब एक जगह तो नहीं, हर जगह ये मतलब गैस तो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए गुब्बारा एक्सपेंड करने लग जाता है। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, CO2 प्रेशर लगा रहा है, हम फूंक मार के क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बलून के अंदर गैस भर रहे हैं, बस। बाकी काम उसको फुलाना कौन कर रहा है, CO2 कर रहा है, ठीक है। तो हर गैस का अपना क्या होता है, कुछ प्रेशर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर। पास में आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा था कि अगर मैं मोल्स ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, तो अगर आप गैसेस की संख्या बढ़ाओगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर है। बहुत सारे पार्शियल प्रेशर आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, क्या बनाते हैं, टोटल प्रेशर। ये डेल्टा स्लो है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, पता लगेगा तुम्हें। हाँ, तो इसको भूल जाओ अभी, ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं उसको हटाते भी हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा के। अब चूंकि सारी कहानी हेनरी के आसपास है, तो अपन लाएंगे हेनरी कांस्टेंट, यानी कि P = KH × chi, KH × chi। और जब आप इसकी लेबलिंग करोगे तो लेबलिंग करने में क्या मालूम पड़ेगा आपको, इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब होता है टोटल प्रेशर, या फिर प्रेशर ऑफ गैस लिख लो, टोटल प्रेशर के लिए प्रेशर ऑफ गैस। और KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और अगर आपके पास प्रेशर है, आपके पास मोल फ्रैक्शन है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द हेनरी कांस्टेंट एज वेल एज हेनरीज कांस्टेंट, राइट। कैसे, दैट इज KH = P of gas upon mole fraction of gas। क्लियर, ये बातें हैं हेनरीज की, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स नहीं जानती, अरे कोका कोला पेप्सी वगैरह, अच्छा है ना। तो इस थ्योरी का यूज करते हुए लोगों ने देखा कि हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं, उनकी किडनी फेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या किया, सोडा कैन लगाना शुरू किया, मतलब सोडा इंडस्ट्री शुरू कर दी। इसमें सोडा वाटर हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी वगैरह, जितने भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं। तो मतलब अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो विदाउट हेनरीज का पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप जैसे कोई मान लो आपने कोई बोतल खरीदी सॉफ्ट ड्रिंक की, कोका कोला पेप्सी की, उसको खोलते हैं उसमें से गैस आती है, तो गैस में कैसे आई, उसको भरा गया हाई प्रेशर लगा के। कभी अगर नई बोतल आप खरीदो उसकी सॉफ्ट ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उसको अच्छे से आप शेक कर दो। शेक करने के बाद कुछ ढक्कन को खोलो, सारी गैस एक बार बाहर निकल जाएगी। जब गैस एक बार सारी बाहर निकल गई तो फिर वो केवल मीठा पानी है ना। वो हम कैसे क्यों लग रहा है कि गले में चुभ रहा है, अच्छा ऐसा मतलब अजीब सी फिश सी आवाज आ रही है, बिकॉज ऑफ CO2 गैस। CO2 हमने उसको डिसॉल्व कर दिया बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर। एक बार सारी CO2 बाहर निकल गई, फिर वो मीठे पानी ज्यादा कुछ भी नहीं है, पास में आई ना। तो हम कैसे उस CO2 को वाटर में डिसॉल्व कर पाए,
वो कारण है हेनरी। बहुत दुआएं मिली हेनरी को, क्या की वजह से हम हजारों करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। पेप्सी देखो कहाँ है, वो वाला देखो कहाँ है आज, इतने भी सोडा कंपनीज है ना। तो इसलिए अपन कहते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपको सोडा वाटर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर, तो वो हेनरीज लॉ से ही पॉसिबल, और अभी तक पॉसिबल है, और कोई इसमें तरीका है नहीं कि हेनरी के अलावा कुछ और हम अप्लाई कर दें। प्रिंसिपल थ्योरी हेनरी की रही, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर लिख सकते हो आप, चाहो तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक लिख सकते हो, जैसे भी श्रद्धा हो आपकी, सॉफ्ट ड्रिंक्स इस तरह से कुछ। चलिए सेकंड जो है, सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज dissolution of helium gas in oxygen tank for scuba divers। स्कूबा डाइवर जानते हो कौन होते हैं? जो पानी में कूद जाते हैं। अच्छा। सीआईडी वगैरह में देखा होगा ना, लाश ढूंढो लाश, वो 3-4 फुट गए लाश ढूंढ रहे होते हैं, जो पीछे जो बैग जैसे टांग लेते हैं, वो स्कूल बैग थोड़ी है, वो ऑक्सीजन टैंक का बैग है, तो उसके अंदर होता है ऑक्सीजन टैंक। लेकिन ये काम चलो ठीक है, तालाब वाला में कूद आ गए तो ठीक हुआ, लेकिन जब समुद्र में कूद जाते हो, कुछ होते हैं ना समुद्र में, शार्क से मिलके आते हैं, शार्क कहा है बोल के आते हैं, तो शार्क पानी में तो रहता नहीं है ऊपर, वो नीचे जमीन पे रहता है, जमीन में मतलब बहुत ज़्यादा डीप सी में रहता है। तो वहाँ जब जाओगे, जितना आप पानी के नीचे जाओगे, एक तो एटमोस्फेयर का प्रेशर, ऊपर से पानी का और प्रेशर। भाई एक चीज तो हम बायो के अंदर ये सीख सकते हैं, भले हमारे पास बायो हो या ना हो, एक तो बहुत ही कॉमन चीज है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर कुछ देर के लिए 1 घंटा अगर पानी के नीचे अपना मुंह दे के रखें, 1 घंटा भी 10 मिनट भी, तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बचेंगे ही नहीं, सांस नहीं आएगी, समझी ना। तो जब आप पानी में जा रहे हो, जब हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन वो जो एक्वेटिक जो स्पीशीज है वो सांस ले पा रही है इजिली, माना कि उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि वो वाटर में से गैस को मतलब सांस ले सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन वाटर में कुछ तो होगा ना, वो है ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? डिसॉल्व ऑक्सीजन। मतलब हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई है, और वही एक्वेटिक स्पीशीज क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो किसी स्कूबा डाइवर को कोई मतलब शौक बहुत भी होता है कि चलो एक बार समुद्र में कूदते हैं, पैसिफिक ओशन में या फिर इंडियन ओशन के अंदर, ताकि शार्क को हाय बोल के आते हैं, चल गया ठीक है, हाँ कैसे हो, बढ़िया, खा गया, फिर दो को खा गया, एक ही बार निकला, है ना। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब वो नीचे जा गया तो प्रेशर लगा, लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर रिलीज होगा, जितनी ज्यादा प्रेशर लग रहा तो जल्दी रिलीज भी हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब आपने ऑक्सीजन टैंक के अंदर हीलियम गैस मिलाई, तो क्यों मिलाई? जब प्रेशर लगेगा और जब वो बाहर आएगा तेजी से, तो उसके वेन्स फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहा है वो उसके ब्लड में डिसॉल्व हो गया। अब डिसॉल्व धीरे धीरे हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा था ना, सुपरमैन तो नहीं पहुंच गया नीचे, लेकिन जब ऊपर आएगा तो फिर स्पीड से आता है, तो उसके जो ब्लड वेन्स है उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फटे नहीं, और फटेगा कब नहीं, जब ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी या धीरे डिसॉल्व होगी। वो काम कौन करता है? हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन को ब्लड में या फिर बाकी गैसेस को ब्लड में डिसॉल्व होने से रोकता है, क्योंकि खुद कैसा है, इनएक्टिव गैस है, वो देखो 18 ग्रुप पूरा इनएक्टिव है, ठीक है, किसी से रिएक्ट करते नहीं ये लोग, तो ये इसको भी रोकता है कि तुम भी रिएक्ट मत करो, भड़काता है वहां पे ऑक्सीजन को, तुम भी रिएक्ट मत करो या फिर कम रिएक्ट करो। और जब ऐसा होता है, तब अगर ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व हो रही है, तो मतलब जब डाइवर ऊपर आएगा तो उसकी वेन्स नहीं फटेंगी, उसका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, शार्क से मिलकर आया बावड़ा हो गया, है ना, क्या मतलब है। इसलिए हीलियम गैस को ऑक्सीजन टैंक में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन आपको लिखनी है, तो लिख लीजिए। तो हेनरी लॉ के बाद में, उसके बाद में आता है अपना राउल्ट लॉ। तो राउल्ट भी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने भी कई योगदान दिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और उनके इस योगदान को आज भी याद किया जाता है, ठीक है ना, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं। तो राउल्ट क्या बोलते हैं?
राउल्स बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं कि प्रकृति के अंदर हर जगह विलयन है, हर जगह सॉल्यूशन है। कुछ भी चीज़ आप देख लो उसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। विदाउट सॉल्यूशन के आप चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप डिज़ाइन नहीं कर सकती। कुर्सी बनी है तो कुछ मिलाया तो होगा ना इसमें, प्लास्टिक की थोड़ी है, बाकी और भी चीज़ें हैं। जैसे अपन जो घरों में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं स्टील वगैरह, वो भी मिक्सचर ही है, आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का, एनीथिंग। हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े के अंदर बहुत सारी चीज़ डलती है, कलर डलता है, फाइबर तो है ही, कलर के साथ साथ बाकी और भी चीज़ डलती है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो विदाउट सॉल्यूशन नथिंग कैन बी डिजाइन, ठीक है ना। तो अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपको मिनिमम 2 कंपोनेंट चाहिए, और वो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये आपको चाहिए, जिसमें सॉल्यूट थोड़ा कम होगा, सॉल्वेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस ये फर्क है। लेकिन इनकी थ्योरी क्या है, बोले लोगों ने कहा कि ये तो हम भी जानते हैं, इसमें नया क्या बता रहे हो आप, 10 मिनट आपने वेस्ट कर दिया हमारे। तो बोले कि नहीं, अब मैं बताऊंगा। और क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर होता है तो आपको ये देखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो कैसा लिया, आपने लिए वॉलेटाइल। अज्यूम करते हैं, आप अज्यूम कीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वॉलेटाइल है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल, इवेपोरेशन, जिसका इजीली इवेपोरेशन हो जाए, लाइक पेट्रोल, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो इजीली इवेपोरेबल। ये नया शब्द मैंने अभी भी गढ़ा है, ठीक है ना, इजीली इवेपोरेबल, जो इजीली इवेपोरेट हो सकता हो, ठीक है। और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, क्या वही वोलेटाइल होना चाहिए कि नहीं, इतना नहीं, वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तब जाके तो मालूम पड़ेगा। पेट्रोल के अंदर मैं अल्कोहल मिला दूं तो क्या फर्क है, दोनों इवेपोरेट हो सकते हैं, उड़ जाएंगे। पेट्रोल के अंदर मैं पानी मिलाऊं तो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो वही चीज है कि अगर आप वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हो तब क्या होगा, उसमें मेरी सारी थ्योरीज है, ठीक है। बताना शुरू करो फिर, तो आप भी लिखना शुरू करो स्टेटमेंट लिखिए इसके अंदर। हाँ, तो स्टेटमेंट आपको इस प्रकार से है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल लिक्विड इज always directly proportional to the mole fraction of that gas या फिर वेपर। ये स्टेटमेंट है राउल्स लॉ का। ठीक है, चलो इसका मतलब P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, वही हैंडी वाला रूल आ गया। तो हैंडी ने बात की पार्शियल प्रेशर, वो गैस की ही बात करता है, ये किसकी बात कर रहा है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड को पहले गैस में कन्वर्ट करो, तो ये लिक्विड की बात कर रहा है, लेकिन लिक्विड के कन्वर्जन की बात कर रहा है। हैंडी प्योर गैस की बात करता है, तो डिफरेंस यही है। सवाल आपसे पूछ सकते थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडीज लॉ एंड राउल्स लॉ, क्योंकि देखो इनिशियल फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है ना दोनों का, इसलिए पूछ सकते थे। आपको ये बताना है कि हैंडी टॉक्स अबाउट द प्योर गैस, मिक्सिंग ऑफ प्योर गैस, बट राउल्स टॉक्स अबाउट द मिक्सिंग ऑफ वेपर्स which can be obtained from the volatile liquid। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरिटी देखो सब देख ही रहे हैं। तो P is exactly proportional to काय। अब राउट ने बोला कि ये जो मैं रूल दे रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ये दोनों के लिए है, मतलब सॉल्यूट के लिए भी है और सॉल्वेंट के लिए भी है। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं इफ A is equals to solute and B is equals to solvent, तो आप दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो। हेंस एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, अपन लिख सकते हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय बी।
ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। अब जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं, इसको हटाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इस बार हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको लिखेंगे PA इज ऑलवेज इक्वल टू द PA नॉट इंटू काई ए, और ये हो जाएगा PB इज ऑल्सो इक्वल टू द PB नॉट इंटू काई। PA का मतलब होता है, बॉक्स में इस तरह से बंद करके, PA का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस A, और ये होता है प्रेशर ऑफ, नॉट प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, नहीं तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। तो PA नॉट क्या चीज है? PA नॉट है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस A। PV का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस B। B का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B। तो PV नॉट क्या होता है? PV नॉट होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस B। अब एक चीज मुझे बताओ कि प्रेशर ऑफ गैस A और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस A में क्या फर्क है, या फिर इन दोनों में क्या फर्क है? गैस B के प्रेशर में, गैस B के प्योर वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है? कैसे डिफरेंस एस्टैब्लिश करेंगे? प्रेशर ऑफ गैस ए में इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे धूल मिट्टी, नहीं तो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, नहीं, तो किस तरह की इम्प्योरिटी? लेकिन इम्प्योरिटी होगी। और किस तरह के? तो कांच के टुकड़े होंगे उसके अंदर, या फिर कुछ और होगा उसमें? गैस में थोड़ी कांच के टुकड़े होंगे। हाँ, तो मैं वही तो, इम्प्योरिटी में क्या होगा, मैं तो वो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इम्प्योरिटी में क्या लेंगे? दूसरी गैस लें, या फिर परफ्यूम के छिड़काव कुछ करें, कीटनाशक हो कुछ, क्या ये नहीं पता, है? ये नहीं पता। देखो, अगर आपके गिलास के अंदर पानी है, लेकिन H2 बन गया, कोई बात नहीं, ये H2 है। जब तक इस H2O के अंदर मैंने ये NaCl का गोला नहीं डाला, क्या तब तक मैं बोल सकता हूँ पानी प्योर है? हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं बना। या प्योर इम्प्योर का मतलब है कि सॉल्यूशन बना कि नहीं, ठीक है ना। जब तक मैंने H2O के अंदर कोई चीज नहीं मिलाई, तब तक पानी प्योर है, तब तक सॉलिड भी प्योर है। जब दोनों मिलके सॉल्यूशन बन गया, तब कोई प्योर नहीं रहा, सब अशुद्ध हो गए। मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस की जब हम बात करते हैं, मतलब ये जो गैस है ना, अभी किसी के साथ डिसॉल्व नहीं है, लेकिन ये डिसॉल्व हो चुकी है। हम सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं। पर ये तो गैस की बात कर रहे हैं ना, तो आप तो पानी का बता रहे हो। यहाँ पे गैस से मतलब है वेपर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब लिक्विड की। गैस, लिक्विड जब गैस बन गया तो काय का लिक्विड? वेपर हो गया ना वो तो। पर आपने बोला ना कि ये लिक्विड का कन्वर्जन होता है। कन्वर्ट हो गया ना तो। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अभी, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे इस कमरे के अंदर हवा है, हम लोग सांस ले रहे हैं। अगर मान लो मैं कोई ठंडा पानी की बोतल यहाँ पे रखूं, तो उसके ऊपर पसीना आएगा नहीं आएगा? हाँ, है ना? कहाँ से आया वो? बोतल में से निकल रहा है। नहीं, तो वो वेपर प्रेशर हो गया ना। कोई प्रेशर नहीं है। तो सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है ना, वो गर्म है, पानी ठंडा है, तो ठंड की वजह से पानी वहां पे जम गया, कंडेंस हो गया, और वो पानी दिख रहा है। तो अभी जो हवा में जो मॉइस्चर का, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो लिक्विड है कि गैस है? वो गैस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर बोलते हैं। प्रेशर तो लगाएगा, हाँ, ठीक है। उसका नाम क्या है? वो वेपर है। मैं वही चीज कह रहा हूँ यहाँ पे। गैस से मेरा तात्पर्य है कि वेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार गैस ही होता है। अब तुम मुझे यहाँ पे इस कमरे के अंदर देते हैं कि हवा, उसमें बता दो डिफरेंशिएट करके, नहीं सर देखो ये H2 जा रहा, वो O2 गया, वो N2 गया, कर सकते हैं क्या अपन? एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इट इज एटमॉस्फेयर।
तो अगर हम वेपर और गैस को जब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो गैस ही बोल दो ना, बात खत्म करो। ठीक है। सर ये H2 गया देखो, ये मेरे नाक में घुस के अंदर चला गया, वी कांट डिफरेंशिएट दैट, ये ध्यान रखना। तो जब तक सॉल्यूशन नहीं बना तो एवरीथिंग इज प्योर, और नॉट किसके ऊपर लग जाता है ना इस तरह से बोला, मतलब वो प्योर होता है, मतलब वो सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कह रहा था, एक स्टेटमेंट लिखना है, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ DALTON, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ BA B नहीं D, VA D फॉर कुकुर, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ तो स्पेलिंग तो बोलो। DALTON, 3 बार तो बोल दिया, हाँ। एक ही बार बोला था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ sum of all the partial pressures, sum of all the partial pressures, sum of all the partial pressures of all the gases exhibits total pressure of that container, total pressure of that container। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ जो कहता है वो क्या कहता है कि पी टोटल जो होगा आपका, यानी कि जो आपका यहाँ पे लिखता हूं मैं, जो आपका पी टोटल होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो PA और PB के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ। हमारे पास दो अलग अलग प्रेशर है, ये चीज कहता है डाल्टन। और डाल्टन अगर ये कहता है तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको मॉडिफाई, इसके अंदर वैल्यूज डाल के, PA की हमको वैल्यूज पता है, PB की वैल्यूज पता है, तो पी टोटल क्या आ जाएगा आपके पास में, पी टोटल आ जाएगा PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B, तो एक एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा अपने को। समझ में कि नहीं। एक चीज हम और जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो काई B होता है ना, काई B हमेशा 1 माइनस काई A होता है, ठीक है, और काई A क्या होता है, 1 माइनस काई B होता है। हाँ। तो दोनों में से किसी एक को किसी की जगह पुट कर दो, जैसे मान लो मैंने काई B की जगह पुट कर दिया, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज पी टोटल इज इक्वल्स टू, पी टोटल क्या बन जाएगा आपका, दैट इज PA नॉट काई A प्लस PB नॉट 1 माइनस काई A। ठीक है, अब इस PB को दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल्स, प्लस PB नॉट, है ना, एक बार मल्टीप्लाई हो गया, माइनस PB नॉट, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ। चलिए जी, अब जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये आती है, अब जैसे एक आइडियल बच्चा होता है, आइडियल लड़का लड़की जो भी होते हैं, तो क्या किसको बोलते हैं आइडियल, जो सारी बातें माने, है ना, तो टीचर की बात मानता हो, माता पिता की बात मानता हो, पड़ोसियों की बात मानता हो, कचरे वाले की बात मानता हो, सफाई वाले की बात मानता हो, सबकी बात मानता हो, है ना, तो उसमें हम कहते हैं कि लड़का आइडियल है, लड़की आइडियल है, सीधा बोलते हैं इसको। हैं, हाँ, तो उसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, आइडियल, आदर्श, आदर्श। आदर्श वाला, कि भाई देखो कितना बढ़िया बच्चा है, सबकी बात मानता है, बेटा एक चार गुटका लेके ला के देते उसमें, कितना आदर्श वाला, नौकरी बना पूरी जगत का। तो हर बार आदर्श बनना भी ठीक नहीं है, कभी कभी उनको अनादर्श यानी कि नॉन आइडियल बनना पड़ता है, ठीक है। बट आइडियल कंडीशन ये है कि आइडियल का मतलब जो हर किसी की बात माने सोसाइटी के अंदर, इस तरह से सॉल्यूशंस भी आइडियल नॉन आइडियल हो सकते हैं, ठीक है। तो राउट ने ये बोला कि जो मेरी बात मानेगा, जो मेरी थ्योरी को फॉलो करेगा, वो सॉल्यूशन आइडियल है, जो नहीं करेगा नॉन आइडियल है। इसलिए हम पहला पॉइंट में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन which obeys Raoult's law,
कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और में नोट कर दो सॉल्यूशन which does not obeys Raoult's law। कॉलोनी के अंदर कुछ उसमें बच्चे भी होते हैं, वो किसकी बात मानते हैं? किसी की बात नहीं मानते हैं। यूट्यूब पे गंदे कमेंट करते हैं, है कि नहीं? हाँ। यार प्रकार कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे, क्या सर? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने टीचर की यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। तो सर आप व्हाट्सएप पे चलाते हो बोलो। तो व्हाट्सएप कौन चलाता है? तो क्या मेल कर लो, छोटी छोटी बातें। मेल कौन करता है? टेक्स्ट किया करो तुम, या फिर टेक्स्ट में ही लिखा करो एक बार व्हाट्सएप पे आओ। ठीक है। चलिए सेकंड चीज में, सेकंड पार्ट में लिखेंगे आइडियल के अंदर। अब पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो राउट्स को ओबे कर रहा है वो आइडियल है, जो नहीं कर रहा वो नॉन आइडियल है। पहली चीज तो ये सबसे मेन चीज है, प्रिंसिपल चीज। सेकंड चीज, जब आप मिक्सिंग करते हो दो अलग अलग सॉल्यूशन की, ठीक है ना, मतलब आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ two different solutions, तो क्या होगा? जो डेल्टा H होगा मिक्सिंग का वो ऑलवेज जीरो होगा। आपने दो सॉल्यूशन में मिलाया लेकिन उनकी एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होगा एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसा था वैसा बना हुआ है, मतलब कांस्टेंट है, तो आइडियल है। तो किसी तरह का उसने चेंज शो किया ही नहीं, है ना। यहां पे चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आपका डेल्टा H मिक्सिंग होगी वो जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं होगी, कम से कम, चाहे कुछ भी हो, चाहे कम हो या माइनस हो या प्लस में हो, लेकिन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये उसका थंब रूल है। तीसरी चीज, जब आप मिक्सिंग करते हो, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्या होगा? जो डेल्टा V है, मतलब डेल्टा V का मतलब होगा वॉल्यूम चेंज, मतलब जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है मिक्सिंग के दौरान तो वो भी कांस्टेंट रहता है, उसमें भी चेंज नहीं आ रहा। बताओ, आपने दो चीजों को मिक्स किया लेकिन वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, ऊपर नीचे कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होता, वो भी कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो वो आइडियल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें जो डेल्टा V है मिक्स वो जीरो के वो नहीं होता, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता। हाँ। चौथी चीज देखो इसमें क्या है? डेल्टा V क्या बताया था आपने? चेंज ऑफ वॉल्यूम। हाँ। चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। चौथी चीज में क्या होता है? आइडियल के अंदर इंटरेक्शंस नहीं होते। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोले तो किसके बीच में इंटरेक्शन है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बिल्कुल। तो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नेवर हैपेंस, नेवर हैपेंस, मतलब इंटरेक्शन केवल AA और BB के बीच में ही होगा, AB के बीच में कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ऐसा क्यों है क्योंकि आइडियल है ना, तो? आइडियल तो क्यों क्यों इंटरेक्ट करेगा उसके साथ में? ठीक है। आइडियल अगर है, मान लो कोई बच्चा है घर में बैठ के पढ़ रहा है शांति से, तो शांति से घर बैठ के पढ़ो, बाहर क्यों जा रहे हो? क्यों दूसरे बच्चों से, नक्शे बच्चों से मिलना है? हटाओ। लेकिन जो नॉन आइडियल है वो मिलता है, तो इसमें आप लिखोगे AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन, AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो देखिए
तो अब इसका आउटलाइन बनाते ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। अभी रोने की आवाज पता है इसमें भी आती है। कैसे रो रहे हैं? और जैसे वो शादी के टाइम में गाना बज रहा था, हाँ। तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, सर अब पीछे डीजे की आवाज आ रही है, ये गाना कौन सा है। अब उनको गाना बताओ मतलब। तो ना पढ़ने पे किसी का ध्यान नहीं है आजकल। वैसे भी ना अननोन बच्चा, अननोन ही था वो कोई। सर गाना कौन सा है, एक अच्छा ही बताता हूँ, ब्लॉग रिपोर्ट, कौन सा है गाना। कुछ इस तरह से बनता है आइडियल का ग्राफ, उसको वो बनाओ फिर एक्सप्लेन करते हैं। अब राउल्ट्स के अनुसार आइडियल सॉल्यूशन वो चीज है जो हर कंडीशन में आइडियल रहे, ठीक है। तो उसने इस तरह का ग्राफ बना के दिया, और ये क्या था कि पीए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्यूट का, और ये सॉल्वेंट का, ठीक है। अब चूंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूट का थोड़ा कम है, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए हमने इसको नीचे बनाया है। और वोलेटाइल का ज्यादा होता है क्योंकि वेपर प्रेशर का ग्राफ है वाई एक्सिस पे, तो ज्यादा है क्योंकि वोलेटाइल है, वो उसके ऊपर बनाया हमने, ठीक है ना। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने में आपको टोटल प्रेशर मिलेगा Pa प्लस Pb, डेल्टन्स लॉ, है ना। और जहां पर आपका सॉल्यूट है वहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहेंगे, और सॉल्वेंट जीरो रहेगा, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद बी, जहां पर आपका बी है वहीं पे मोल फ्रैक्शन होगा बी का, केवल ए का नहीं होगा, है ना। जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मिक्स करने के बाद में जो ये जो आपका पी है, इसका जो टोटल वो होगा प्योर वाला पार्ट, वो किससे मिलेगा, पीबी से मिलेगा, प्योर वाले से। और मिक्स होने के बाद में तब जाकर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और तब जाकर आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। तो ये ग्राफ किसका है, केवल आइडियल का, इस तरह से ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सिंपल सा ग्राफ है। हम बात करते हैं नॉन आइडियल की। अब नॉन आइडियल में दो तरह के ग्राफ बनते हैं, तो मैं इसी में कनेक्शन करूंगा अभी, ठीक है। तुम दोबारा से बनाओ, मैं एक और बना रहा हूं यहाँ पे, तो दोनों में काम हो जाएगा एक बार। इसी को आउटलाइन बना लो, बस ये लेबलिंग मत करना। ठीक है।
दोनों बनाने हैं क्या? हाँ दोनों ही तो बनाने। नॉन आइडियल में। हाँ नॉन आइडियल में 2 ग्राफ है, आइडियल में 1 ग्राफ है। अच्छा। और दोनों क्यों उसका रीजन बताऊंगा, तो इसको बता देते हैं हम लोग। बाकी सारी लेवलिंग कर लो उसमें। तो नॉन आइडियल है, पहला प्रिंसिपल तो ये होता है। और नॉन आइडियल का मतलब ये होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, डेल्टा बी मिक्सिंग भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए 2 कंडीशन बताई गई कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर आपके पास में है तो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव शो करेगा, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि जब आप मिक्सिंग कर रहे हो सॉलिड टू सॉल्वेंट की, और अगर आपको ग्राफ, ये तो आइडियल ग्राफ हो गया, ऐसा आइडियल होता है, लेकिन अगर आपको डेविएशन इस तरह से मिल रहा है पॉजिटिव वे के अंदर, तो दूसरे कर सकते हैं, तो ग्राफ ऊपर उठ गया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। मतलब पी टोटल जो होगा, पी टोटल जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, पी ए प्लस पीबी से, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया है ना। पी ए जो नॉट है वो भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और पीबी नॉट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों बढ़ेंगे तब जाके तो पी टोटल बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये ग्राफ आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव में जो था आइडियल कंडीशन उससे नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, मतलब पी टोटल जो हुआ, पीटी जो हुआ वो कम हो गया किससे, पी ए प्लस पीबी से, क्योंकि यहाँ पे पीबी नॉट भी कम हो रहा है और पी ए नॉट भी कम हो रहा है, समझेंगे समझे। हाँ। तो ये है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का बनाना आपको डेविएशन किसके लिए, एनआईएस के लिए, और ये है नेगेटिव डेविएशन एनआईएस के लिए, ठीक है। इस तरह से करेक्शन कर लो, बाकी एवरीथिंग विल बी सिमिलर। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आपको इस तरह से 4 में डिवाइड कर दीजिए, फिर आप इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो है दैट इज relative lowering in vapor pressure, जिसको हम कहते हैं RLVP। दूसरा है elevation in boiling point, यानी कि शॉर्ट में EBP। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में कहते हैं इसको DFP। और लास्ट में है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि OP। तो इस तरह से 4 टाइप का होता है। पहला अपन इसमें एक्सप्लेन करेंगे RLVP, तो डालना हेडिंग RLVP। हाँ जी, तो आपने एक्चुअल में किया क्या, आपके पास में एक वोलेटाइल सोल्यूट था, सॉरी सॉल्वेंट था, वोलेटाइल था कि नहीं था, हाँ। ठीक है ना। इसके अंदर आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, आपने इसके अंदर मिला दिया, तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया,
और अगर कम हुआ तो उससे पर क्या बनेगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। और वेपर प्रेशर क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड को इस वोलेटाइल सॉलिड में मिला दिया। पास में आई ना? तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से या फिर एक्सप्रेशन से कैसे वो करोगे, एक्सप्लेन करोगे। तभी कहा गया कि क्या कहा गया कि RLVP इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सॉल्यूट। यानी कि एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपन P1 नॉट इज इक्वल्स टू का ये होगा। तो आगे आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। P1 नॉट का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, टोटल प्रेशर है ना। इसको जरूर लिखना, इसको लिखना है तो नोट करो, चेक में नोट कर लेना, वो डायग्राम आप बनाना भले चेक में नोट कर लेना। क्योंकि P1 नॉट का मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर, और इसका मतलब होता है टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। और काय का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए। कई बार हम लोग सॉल्वेंट भी लेते हैं, लेकिन वो अलग कंडीशन होती है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि काय क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या सीखा है कि सॉल्यूशन जब बनता है तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉल्यूट को, और बी सॉल्वेंट को। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूट बहुत कम है, तो एक तरह से सॉल्यूट है ही नहीं। मतलब अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं, इफ Na इज वेरी 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 लेस देन Nb, अगर अज्यूम करें तो क्या Na नेग्लेक्ट हो सकता है? हाँ। बिल्कुल हो सकता है। हेंस हेंस काय की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज Na अपॉन Nb। तो फिर वो भी तो हटेगा। नहीं नहीं, तो यहाँ पे तो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ना। हाँ। इधर कंपैरिजन कहाँ है, वो तो अकेला है। ए तो सॉल्यूट होता है ना। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है। आपने एक बाल्टी के अंदर एक चुटकी नमक डाला, मतलब आपने कुछ नहीं डाला, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ए जो है वो बी से बहुत ही कम है, तो आप उसको काम हटा ही दो, कल बी का वैल्यू ले लो आप। ठीक है। ये अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो काय की वैल्यू ये आ गई। क्या इस काय की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में? हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर देते हैं। सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू Na अपॉन Nb। ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। पहला एक्सप्रेशन तो यही था नंबर 1, फिर नंबर 2 हो गया। अब ये भी जानते हैं कि Na और Nb हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास। इनकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो आप, तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। WA अपॉन MA। मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। हाँ एक ही बात है, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास बोथ आर सेम थिंग, कैसे भी कह सकते हो आप।
ऐसे कर सकते हैं। हाँ एम बी ऊपर आ जाएगा, एम ए नीचे आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम। पता लग गया कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसको भी आप बॉक्स बंद कर दो, ये आपके पास में आ गया तीसरा एक्सप्रेशन। तो 3 एक्सप्रेशन हमारे पास आरआरबीपी के अंदर है जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब भी हम लोग ईबीपी की बात करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब भी हम लोग बात करेंगे, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या होता है इसका? दैट इज डेल्टा टी बी, ये का सिंबल होता है, ठीक है ना। और जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी कि जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे और ऐड करने का सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, किससे? सॉल्वेंट से भी ज्यादा, सॉलिड से भी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब जैसे मान लो कि अपन सॉल्वेंट का मान रहे थे कि भाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब वो 40 अगर हो गया है तो बढ़ा ना। तो अगर एलिवेशन, इसमें कहते हैं एलिवेशन बढ़ना, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया उसमें क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा टीबी इज ऑलवेज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब इसमें टीबी और टीबी नॉट क्या है वो आप देख लो, ये आपको लिखना है। सिंबल तो आप लिख सकते हो, खैर इसको अपन बोलते हैं ईबीबी बोलते हैं, नो डाउट। इसको अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉट वाला क्या बोलेंगे? प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट का सॉलिड तो थोड़ी होता है, हाँ। सॉल्वेंट ज्यादा है जिससे सॉल्वेंट का अपन कंपेयर करते हैं। सॉल्वेंट का जो था उससे बढ़ गया है ना, तो इसलिए हम बोले। चलिए फिर यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी वीडियो डालोगे क्या? हाँ डालूंगा, ठीक है। नहीं पड़ेगा। हाँ चलिए, तो नोट बेस में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is always directly proportional to the molality of solution. Elevation in boiling point is always directly proportional to the molality of solution. Molality, MOLI, हाँ ठीक है, मोलालिटी स्मॉल m वाला, उसको ऐसे लिख लो। और अब अपन इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए राउल्स लॉ के अनुसार डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, है ना। ये तो मतलब स्टेटमेंट हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि मोलालिटी क्या होती है? बताओ, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में, ये पढ़ा था अपन ने। और m कैसे निकालते हैं? दैट इज W/m, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को आपको पुट कर देना है, तो मतलब m क्या बन गया? m बन गया आपका W/m इंटू W kg, ठीक है। तो इसको आप इसमें रखो, तो डेल्टा टीबी क्या बन गया आपका? डेल्टा टीबी बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ क्या? सॉल्यूट, एक ही हम बात कर रहे हैं, अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। और अपन वेट लेंगे सॉल्वेंट का, यानी कि डब्ल्यू, वो भी किसमें? केजी के अंदर। आपने प्लस क्यों कर दिया? हाँ सॉरी, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी इन केजी। हाँ। अब जब भी ये सिंबल लगाना है इसको हटाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू द केबी इनटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इनटू डब्ल्यू बी केजी के अंदर, हाँ। ठीक है। तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया, इसको पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है।
और इसमें कौन सी चीज क्या है वो देखो, ये तो आप जानते ही हो, है ना। W आप जानते हो, सब लिखा चुका हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर। केबी यहाँ पे क्या है, केबी को अपन कहते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि आपको केबी ही निकालना है तो क्या करेंगे, तो फिर वो चेंज करेंगे इसको, हाँ ठीक है ना। मतलब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाँ यानी कि डेल्टा टीबी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी के जी के अंदर अपॉन डब्ल्यू ए, एक एक्सप्रेशन ये बन गया। या फिर आप मान लीजिए कि डब्ल्यू बी के जी में नहीं दे, ग्राम में दे दिया आपको, फिर क्या करोगे, तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा टीबी इज ऑल्सो इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी ग्राम में, तो इंटू आ जाएगा ऊपर 1000। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तीसरा लिख लेना, आगे चौथा लिख लेना, नोट करो। उसको मिटा देते हैं, इसको मिटाने के बाद में हाँ, इसका सिंबल क्या होता है, अब जैसे हमने एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, उसका सिंबल क्या है, डेल्टा टीबी, हाँ इसका सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, वो सिंबल हो जाएगा, इसका लिख लो, डेल्टा टी एफ। यहाँ पे बी को काट के एफ कर देंगे, और जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बी को तो हर जगह हटा दो, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही रहेगा। पहली चीज तो ये है कि सिंबल डेल्टा टी एफ होता है, टी एफ यहाँ भी इसको हम कहते हैं डी एफ पी। अब टी एफ माइनस टी एफ यानी कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, प्योर सॉल्वेंट, और इसका मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट के अनुसार फॉर्मूला बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, स्टेटमेंट नोट लिखिएगा, जो तुम्हें नोट लिखा था ना उसमें ईवीपी के अंदर, हाँ। वही सेम नोट है, हाँ ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, हाँ सब कुछ सेम रहेगा। इसमें एलिवेशन के बिना डिप्रेशन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज एट, हाँ सब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कर दो बस, बाकी एवरीथिंग विल बी सिमिलर। अब डेफिनेशन अगर सेम है तो एक्सप्रेशन भी सेम ही होगा, यानी कि टीएफ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, जहां पे आपने डेल्टा टी भी लिखा था और डेल्टा टीएफ कर दो बस, बाकी सब कुछ सेम है, नथिंग इज चेंजिंग इन दिस टॉपिक। और केबी की जगह क्या होगी, एफ, केबी जगह क्या, ध्यान रखना। इसमें ग्राम में, हाँ हाँ ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जब भी आप बात करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है ना। तो ऑस्मोसिस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई सॉल्वेंट है,
कोई सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर लोअर कंसंट्रेशन में, और बीच में क्या रखा हुआ है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उसे आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या बोलता है स्टेटमेंट कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के हाँ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि इनटू आपको क्या कर देना है, टेम्परेचर कर देना है। तो जब अपन एक्सप्रेशन बनाते हैं, मतलब जो फॉर्मूला डेवलप करते हैं, तो पाई इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू टी, ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आता है। आपको पता है कि जब भी सिंबल लगता है तो इसको हटाते हैं हम लोग, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी, और आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यूज होती है बताओ, 0.0281 281 नहीं 821, हाँ सॉरी लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल मोल इनवर्स। दूसरी वैल्यू कौन सी है, 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन, हाँ हाँ है ना। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए गैस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला पता लग गया। हाँ अब आपको पता है, वी नो दैट क्या कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय व्हाट, वॉल्यूम, वो भी लीटर में, है ना। तो क्या अपन कंसंट्रेशन जगह पे इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसलिए पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब एन क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कैसे लिखते हैं उसको, कैसे निकालते हैं, W W अपॉन M, है ना। तो N इज इक्वल्स टू W अपॉन M, तो इसको अगर यहाँ पे लिखें तो पाई क्या हो जाएगा, दैट इज W इंटू R इंटू T अपॉन M इंटू V। एक एक्सप्रेशन ये आ गया, ये कौन सा था, तीसरा था नहीं, ये फोर्थ हो गया। वी ऑल्सो नो दैट क्या कि W बाई V जो होता है, W का मतलब वेट और V मतलब वॉल्यूम, W बाई वॉल्यूम है नहीं, हाँ तो W बाई वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मोलैरिटी के, डेंसिटी के, वेट अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, हाँ डेंसिटी होता है। तो अपन इन दोनों की जगह पे D लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई इज इक्वल्स टू DRT अपॉन व्हाट, M। तो ये पांचवा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।